हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी मेंस 2025 की जो है वो हमने वीडियो सीरीज आज से स्टार्ट करी है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पेपर 3 का पार्ट ए इकोनॉमिक्स वाला जो है पेपर उससे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है वो है राजकोषीय नीति, लोक व्यय, आगम, कराधान और घाटा प्रबंधन। सबसे पहले समझते हैं कि राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी क्या है। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो क्या होता है, गवर्नमेंट जो है जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी इनकम है वो गवर्नमेंट उस इनकम से कितना पैसा खर्च कर रही है, वो गवर्नमेंट का खर्च। और उसके बाद क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो खर्च की पूर्ति कर सके, तो उसके लिए गवर्नमेंट जितना उधार ले रही है उस घाटे की पूर्ति के लिए वो, जब हम इन तीनों को देखते हैं तब गवर्नमेंट जितना पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास वो आय जितनी भी आ रही है, गवर्नमेंट जितना भी व्यय कर रही है वो, और उसकी जो घाटा है उसके लिए जितना पैसा बाहर से उधार ले रही है वो, जब हम इन तीनों को जो है वो संयुक्त रूप में देखते हैं तो इसे ही हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि राजकोषीय नीति का तात्पर्य क्या है। सार्वजनिक व्यय मतलब गवर्नमेंट जितना भी पैसा खर्च कर रही है, कराधान यानी कि गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में जितना पैसा आ रहा है, और सार्वजनिक ऋण यानी कि गवर्नमेंट जितना भी लोन ले रही है, ये सब कुछ क्या आएगा इन सभी के संबंध में जो सरकारी नीति है इसे ही हम क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अब फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और विकास को प्रोत्साहित करना। फिस्कल पॉलिसी से ही तो विकास होता है। गवर्नमेंट जो है वो पैसा खर्च करेगी, गवर्नमेंट सैलरी के रूप में हमें पैसा देगी, पेंशन के रूप में पैसा देगी, गवर्नमेंट अगर कोई कंस्ट्रक्शन कराती है तो रोजगार देती है। तो इन सभी से क्या होती है, डिमांड जनरेट होती है, प्रोडक्शन होता है और ग्रोथ होती है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या कर रही है, विकास को प्रोत्साहित करने का काम करती है। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब समझ में आया कि जितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है, गवर्नमेंट को जितनी आय मिल रही है, और गवर्नमेंट के पास जितना भी घाटा है, ठीक है ना, उसकी पूर्ति के लिए गवर्नमेंट जो लोन ले रही है, जब हम इन तीनों को देखते हैं यानी कि सार्वजनिक व्यय, उसका कराधान जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, और सार्वजनिक ऋण यानी कि जितना भी लोन ले रही है गवर्नमेंट, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बजट, इसको समझना। जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है इसको हम बजट के रूप में ही समझ पाएंगे, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट को, क्योंकि हमने अभी समझा फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च कर रही है, यही तो होता है फिस्कल पॉलिसी। तो यही क्या होता है, बजट के रूप में गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को बताती है। हर साल बजट आता है कि गवर्नमेंट को एक साल में कैसे कैसे पैसे आएंगे और कैसे कैसे पैसे उनको खर्च करने हैं। तो संविधान में आर्टिकल 112 यानी कि आर्टिकल 112 में बजट जो है वो दिया हुआ है। बजट नाम से नहीं है, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो संविधान में दिया है। अब समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा, जिसे हम बोलते हैं प्राप्तियां, और गवर्नमेंट पैसे को कैसे खर्च करेगी, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब देखो, प्राप्तियां हो या एक्सपेंडिचर हो, इसमें दोनों दो टर्म्स आएंगे, एक आएगा रेवेन्यू यानी कि राजस्व, और एक आता है कैपिटल यानी कि पूंजीगत। तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, इधर खर्च में भी हम देखेंगे तो राजस्व एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च ऐसे आएगा, ठीक है। राजस्व का मतलब आप समझना शॉर्ट टर्म से, और कैपिटल का मतलब समझना यानी कि पूंजीगत का समझना कि लॉन्ग टर्म से, ठीक है। अब इसको समझते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब क्या है कि न तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ती है और न ही असेट कम होता है। अब इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं, एक है लाइबिलिटी और एक है असेट। असेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की पूंजी, गवर्नमेंट की पूंजी कुछ भी हो सकती है, कोई जमीन हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है, गवर्नमेंट के शेयर्स उनकी पूंजी है, ठीक है ना। क्योंकि उनको उसका उसका डिविडेंड मिलता है इसलिए गवर्नमेंट के शेयर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट किसी को लोन दे रही है तो लोन भी गवर्नमेंट की पूंजी है क्योंकि उससे उनको ब्याज मिल रहा है। तो गवर्नमेंट की पूंजी, असेट का मतलब होता है पूंजी, ठीक है। और लाइबिलिटी का मतलब होता है देयता, अगर गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया है तो गवर्नमेंट को उसका ब्याज देना पड़ेगा, तो वो क्या होगी, लाइबिलिटी। तो रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि राजस्व प्राप्ति का मतलब क्या होता है, न तो हमारी लाइबिलिटी इसमें बढ़ेगी, ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट को इससे ना तो गवर्नमेंट ने इसमें क्या आएगा, वो प्राप्तियां नहीं आएगी कि गवर्नमेंट को लोन का पैसा आ रहा है तो उसको जो है वो रीपे करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो पैसा नहीं आ रहा, और न ही असेट कम हो रहा है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट अपना कोई जो है वो पूंजी, ठीक है ना, अपनी जो है वो कोई असेट जो है वो बेच नहीं रही, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि न तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ेगी, मतलब न तो उनको जो है वो देयता है बढ़ रही है, और न ही उनका असेट कम हो रहा है, मतलब न तो उनके जो है वो पूंजी कम हो रही है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। इसको एग्जाम्पल में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब समझते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि टैक्स है, तो गवर्नमेंट को जितना भी पैसा टैक्स से मिल रहा है,
क्या गवर्नमेंट को उसके बदले कुछ देना पड़ रहा है? मतलब गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी है क्या? नहीं। और ना ही गवर्नमेंट का कोई असेट कम हो रहा है। जो टैक्स मिल रहा है उससे क्या गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी बिक रही है क्या? नहीं। तो जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में आ रहा है, या तो फिर नॉन टैक्स के रूप में जो भी पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स मतलब क्या आएगा कि गवर्नमेंट ने किसी कंट्री को लोन दिया है तो उससे जो ब्याज का पैसा आ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई शेयर्स गवर्नमेंट के कहीं पे है तो उसका जो डिविडेंड मिल रहा है, जो लाभांश मिल रहा है, ठीक है ना। जितने भी पुलिस वाले हमारा चालान काटते हैं तो वो जो चालान वगैरह है, ठीक है, तो वो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फीस वगैरह शुल्क जो लिए जाते हैं बहुत सारे, वो सारे, या फिर गवर्नमेंट को जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने कोई अनुदान दे दिया इंडिया को, अनुदान का मतलब क्या होगा, दान में मिला पैसा जिसको आपको लौटाना नहीं है, तो वो, तो ये सारी चीजों से क्या हो रहा है, ये सारे चीजों से जो पैसा मिल रहा है वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, यानी कि राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति का मतलब ये होगा कि न तो गवर्नमेंट को इससे पैसा यानी कि देयता बढ़ रही है, और न ही असेट कम हो रहा है। अगर आपको ये याद है ना, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि इसके अंतर्गत क्या आएगा, ठीक है ना, कि न तो इसमें हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है और न ही असेट कम हो रहा है, ठीक है। तो टैक्स से जो पैसा आ रहा है या फिर नॉन टैक्स से जो पैसा आ रहा है, वो सारा चीज जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आएगी। अब दूसरा जो होता है वो कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति भी होती है। अब पूंजीगत प्राप्ति जो है वो लॉन्ग टर्म, इसको जो मैंने बोला कि कैपिटल जो है उसको आप लॉन्ग टर्म से रिलेट कर लेना, कि पूंजीगत प्राप्ति मतलब क्या, इसमें या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी गवर्नमेंट की, और या तो असेट कम हो जाएगा। इसको समझते हैं? या तो जैसे कि गवर्नमेंट ने जो है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है उतना खर्च भी कर दे। जैसे मान लो कि 1000 रुपए का खर्च है और गवर्नमेंट के पास तो 500 रुपए ही है, तो गवर्नमेंट को 500 रुपए की पूर्ति के लिए बाहर से कहीं से लोन तो लेना ही पड़ेगा ना। तो या ये तो उससे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। जो 500 रुपए है जो उसने लोन लिया है उसके ऊपर उनको ब्याज देना पड़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, देयता गवर्नमेंट की बढ़ रही है। या तो असेट कम हो रहा है। कई बार गवर्नमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को बेचती है, जिसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट को जो है वो उसके खर्चों की पूर्ति नहीं हो पा रही, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, अपनी कोई लैंड बेच दी, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो है वो किसी बैंक्स के शेयर्स अपने बेच दिए, इसे ही तो डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का असेट कम हो रहा है। तो पूंजीगत प्राप्ति का मतलब क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा दो जगह से ही आ रहा है, या तो रेवेन्यू से प्राप्ति होगी, पर ये रेवेन्यू से प्राप्ति जो होगी उसमें उसकी लाइबिलिटी भी नहीं बढ़ रही और असेट भी कम नहीं हो रहा। पर जो कैपिटल से प्राप्ति होगी, यानी कि जो पूंजीगत प्राप्ति होगी, उससे या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट लोन लेगी किसी दूसरे देश से, तो उनको उस लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या तो असेट कम होगा, यानी कि गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी, अपने कोई शेयर्स बेच दिए, उससे जो पैसा आया, तो ये सब क्या आएगा, पूंजीगत प्राप्ति में भी आएगा। यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन से भी जो है वो असेट कैसे कम होगा गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी देश को, मान लो बांग्लादेश को अगर लोन दिया है, तो बांग्लादेश उनको क्या कर रहा है, ब्याज दे रहा है, तो वो उनके लिए असेट के रूप में काम कर रही है, क्योंकि लोन से जो उसको ब्याज मिल रहा है, मतलब पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास में, तो वो उसके लिए असेट है। पर बांग्लादेश ने लोन वापस से लौटा दिया, तो उसको असेट क्या हो गया, उसका कम हो गया गवर्नमेंट का। तो रिकवरी ऑफ लोन भी इसके अंतर्गत आएगा। तो हमको ये समझ में क्योंकि ये पोर्शन अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हमको राजकोषीय नीति अच्छे से समझ में आएगी। कि रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट को क्या प्राप्ति हुई, गवर्नमेंट के पास जो आय है वो कैसे आ रही है। तो दो तरह से गवर्नमेंट के पास आय आ रही है, गवर्नमेंट के पास जो इनकम आ रही है, जो प्राप्तियां आ रही है, वो दो तरह से आ रही है। या तो रेवेन्यू से, रेवेन्यू रिसिप्ट से प्राप्ति आ रही है, इसमें गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी ना तो बढ़ती है और न ही असेट कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स से पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स से पैसा आ रहा है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट जितने भी चालान वगैरह काटती है, जितने भी शुल्क लेती है, गवर्नमेंट को जो भी लाभांश मिलता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट को कोई ग्रांट मिल गया जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से, तो ये सब क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएगा। अब कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या है, दूसरे तरीके से गवर्नमेंट को आय कैसे मिल रही है, या सॉरी प्राप्ति कैसे हो रही है गवर्नमेंट को, तो उससे या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या असेट कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो बाहर से लोन लिया है तो उसको उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पैसा कम पड़ रहा है तो गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टीज, अपने शेयर्स बेच दिए, तो उससे उनके असेट कम हो गई, तो ये क्या होगी, पूंजीगत प्राप्ति। इसको आपको अच्छे से समझना है, बार बार आप उसको रिपीट पे सुन के भी आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट जो है वो खर्च कैसे करती है। तो वही दो तरीके हैं, एक तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये होगा दूसरा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में न तो लाइबिलिटी कम हो रही है और न ही असेट बढ़ रहा है, मतलब गवर्नमेंट कोई ऐसा खर्च नहीं कर रही है कि उसकी लाइबिलिटी यानी देयता कम हो जाए, और ना ही उसका असेट बढ़ रहा है, मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं कर रही है खर्च की जिससे उसका असेट बढ़ जाए, मतलब गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रही, कोई मशीन्स नहीं खरीद रही गवर्नमेंट, ठीक है ना, कोई शेयर नहीं खरीद रही है कि उसका असेट बढ़ जाए। मतलब ये ऐसे खर्चे आएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो डेली बेसिस पे होंगे गवर्नमेंट के, ठीक है ना, जो हर साल होंगे, डेली बेसिस पे होंगे, वो ऐसे खर्च होंगे। इससे ना तो गवर्नमेंट की देयता कम हो रही है, ना उसका असेट बढ़ रहा है, जिससे गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जितनी भी सैलरी दे रही है, ठीक है,
जितने भी जो है वो सरकारी अधिकारी है, जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनको गवर्नमेंट जो भी सैलरी देती है, गवर्नमेंट जितनी भी पेंशन देती है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रही है, हेल्थ सर्विसेज पे पैसा खर्च कर रही है, डिफेंस सर्विसेज पे पैसा खर्च कर रही है, या फिर इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है ना, लोन वगैरह का, तो ये क्या है, ये तो गवर्नमेंट को देना ही है, ठीक है, जो रेगुलर खर्चे है गवर्नमेंट के, ठीक है, तो इससे ना तो लाइबिलिटी गवर्नमेंट की कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है क्या इन सबसे, नहीं, और नहीं असेट बढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है जिससे गवर्नमेंट का असेट बढ़ रहा है, और असेट में समझा चुकी हूँ, असेट का मतलब यही होगा कि गवर्नमेंट जो है उसके शेयर्स, गवर्नमेंट की कोई जमीन है, लैंड वगैरह, गवर्नमेंट जो है उनकी मशीन से बड़ी बड़ी, तो वो सब असेट है, तो इससे असेट में नहीं बढ़ रहा, तो ये क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो डेली बेसिस के गवर्नमेंट के खर्चे हैं, मतलब कि जो हर साल उसको खर्च करने हैं। दूसरा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय का मतलब क्या होता है कि या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इससे कम हो जाएगी, या तो असेट बढ़ जाएगा, और ये सबसे अच्छा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि इससे कैपिटल जनरेट होती है। इसका मतलब ये है कि या तो लाइबिलिटी कम होगी, मान लो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अ, कोई भी कंट्री से लोन लिया था, जैसे यूएसए से जो है वो इंडिया ने लोन लिया है, ठीक है, तो अगर 1,000 करोड़ का लोन लिया था और 1,000 करोड़ का लोन चुका दिया, वापस दे दिया, तो उससे उनकी लाइबिलिटी कम हो गई ना, तो ये जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। या तो असेट बढ़ जाए, या तो गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, कोई जमीन खरीद ली, गवर्नमेंट ने किसी बड़ी कंपनी के कोई शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, या तो गवर्नमेंट ने क्या करा, लोन दे दिया, ठीक है, परचेस ऑफ लैंड, मशीन खरीद ली, गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्शन करवा लिया, गवर्नमेंट ने क्या करा, सड़कों का निर्माण करा, तो सड़क भी गवर्नमेंट के लिए क्या असेट ही है ना, क्योंकि टोल टैक्स मिलेगा उसका। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इसमें कम होती है, या तो असेट बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट जो है वो प्राप्तियां तो दो तरह से कर रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट से और कैपिटल रिसिप्ट से, और खर्च भी दो तरह से करती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डेली बेसिस पे है उसको देना है, बिना सोचे समझे उसको देना है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो पेंशन हो, इससे न तो उसका असेट बढ़ेगा और न ही लाइबिलिटी कम हो रही है। और दूसरा आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इससे कैपिटल बनेगी आपकी, या तो आपकी असेट बढ़ जाएगी, या तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो राजकोषीय नीति अच्छे से समझ में आ जाएगी, और फिर आप इसको जो है वो अपने हिसाब से परिभाषा बना के अच्छे से लिख सकते हैं। आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि घाटा, घाटे का मतलब क्या होता है। मान लो कि हमारी जो है वो सैलरी है 30,000 रुपए महीने की सैलरी है। अब क्या हुआ कि घर में जो है वो शादी आ गई, या घर में कोई फंक्शन है, तो अब खर्च जो है वो 35,000 का है, और सैलरी हमारी 30,000 की, इनकम हमारी 30,000 की और खर्च 35,000 का है। तो हमारे पास क्या हो गया, खर्च ज्यादा है और सैलरी कम है, मतलब 35,000 रुपए का खर्च है, वो 30,000 रुपए की आमदनी है, तो जो 5,000 रुपए जो है वो हमारा क्या होगा, घाटा होगा, डेफिसिट होगा, क्योंकि हमको कहीं से उधार लेना पड़ेगा वो पैसा। तो डेफिसिट का मतलब समझ में आ गया कि जब इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, घाटा या डेफिसिट बोलते हैं। अब ये सारे डेफिसिट जो है वो अच्छे से समझना है, क्योंकि 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है बजटरी डेफिसिट, यानी कि बजटीय घाटा। बजटीय घाटे का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का जितना भी खर्च है वो, क्योंकि डेफिसिट का मतलब ही मैंने बोला कि खर्च ज्यादा होगा और आय कम है गवर्नमेंट की, तो जितना भी खर्च है वो, उसमें से जितनी भी आय हुई है वो, जब वो घटा देते हैं हम, तो वो हमें क्या मिलता है, बजटीय घाटा, यानी कि बजटरी डेफिसिट। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। रिसिप्ट यानी कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू से और कैपिटल से जितनी भी प्राप्ति हुई, मान लो 150 रुपए गवर्नमेंट को मिले हैं, और एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू में और कैपिटल में गवर्नमेंट ने 300 रुपए का एक्सपेंडिचर किया, तो कुल खर्च गवर्नमेंट का कितना हो गया, 300 रुपए, और गवर्नमेंट को कुल आय कितनी मिली है, 150 रुपए। तो हमको जो घाटा है यानी कि बजटरी डेफिसिट कितना मिला, 150 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया बजटीय घाटा। बजटीय घाटे का मतलब क्या है, कुल खर्च जितना भी खर्च हो रहा है, चाहे वो रेवेन्यू को हो चाहे वो कैपिटल का हो, ठीक है, और कुल आय मतलब जितनी भी आय, चाहे वो रेवेन्यू से हो कैपिटल से हो, इसको जब हम घटा देते हैं तो वो क्या होता है, बजटीय घाटा होता है। आगे समझते हैं। सेकंड है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, और डेफिसिट मतलब मैंने अभी बताया कि खर्च ज्यादा है, आय कम है, तो राजस्व खर्च यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और रेवेन्यू इनकम कम हो रही है। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू इनकम को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट का मतलब ही है कि खर्च ज्यादा और इनकम कम हो रही है। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है और रेवेन्यू इनकम कम आ रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है ना, जो हमने एग्जांपल देखा था अभी कि रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 200 रुपए का, और रेवेन्यू इनकम कितनी आ रही है हमको, 100 रुपए की, तो डेफिसिट कितना हो गया हमारे पास, 100 रुपए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। देखो, गवर्नमेंट के पास, जैसे हम समझते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कुल खर्च माइनस ऐसी प्राप्तियां जिसमें उधार का पैसा ना हो, इसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि गवर्नमेंट का कुल खर्च है 5,000 रुपए का।
अब गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट ने जैसे कि हम अपने घर का बजट बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा किस किस चीजों में जो है वो पैसा खर्च होने वाला है। तो गवर्नमेंट ने भी ऐसा जो है वो बजट बनाया जाता है कि गवर्नमेंट को जो है वो कहाँ कहाँ खर्च करना है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि गवर्नमेंट को 5,000 रुपए का खर्च आ रहा है। अब इस 5,000 रुपए के खर्च के लिए गवर्नमेंट को आय कहाँ कहाँ से मिलेगी। तो टैक्स से पैसा आएगा, नॉन टैक्स से पैसा आएगा, गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज बेच के भी जो है वो पैसा इकट्ठा करेगी। और ये सारी चीजें करने के बाद भी गवर्नमेंट के पास 4,000 रुपए का पैसा 4,000 रुपए जो है वो इकट्ठे हुए। ठीक है ना। पर अभी भी 1,000 रुपए कम है। ठीक है, क्योंकि खर्च तो हमारे पास 5,000 रुपए का है और जितनी भी इनकम है गवर्नमेंट की सब कुछ मिला लिया, चाहे वो टैक्स से हो, नॉन टैक्स से हो, गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेच रही हो, असेट कम हो रहा है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह, सबसे गवर्नमेंट ने 4,000 रुपए इकट्ठा कर लिया। तो गवर्नमेंट को 1,000 रुपए की अभी भी कमी है। अब उस 1,000 रुपए की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, उधार लेगी। तो ये 1,000 रुपए ही क्या है, फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट जितना भी खर्च कर रही है उसमें से ऐसा पैसा हम देखेंगे प्राप्ति का जो हमने उधार नहीं लिया है। ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा। फिस्कल डेफिसिट से हमको समझ में आता है कि हमको कितना उधार लेना है बाहर से। ठीक है, क्योंकि प्राप्तियों में वो सारा पैसा हमने इंक्लूड कर दिया है। गवर्नमेंट जहां जहां से पैसा उधार ले, जहां जहां से पैसा इकट्ठा कर सकती थी वो सब। जैसे कि मान लो कि हमारे घर में कोई फंक्शन निकल गया और हमारे पास पैसा तो 30,000 रुपए की सैलरी है। ठीक है ना, खर्च जो है वो 35,000 का है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी पुरानी सेविंग्स है हम उसको तोड़ लेंगे। जितना हमारे पास थोड़ा बहुत गोल्ड है हम उसको बेच देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास खुद का जितना भी पैसा है पहले हम वो करें। ठीक है ना। ऐसे गवर्नमेंट भी करती है कि टैक्स से जितना भी पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स से पैसा जितना भी आ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट जितना भी है, वो सब पैसा इकट्ठा कर लिया। उसके बाद भी कमी पड़ रही है 1,000 रुपए की, तो उसके लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, बाहर से उधार लेना पड़ेगा। और वही क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा। ठीक है। तो इकोनॉमी की वास्तविक हालत ही बताती है फिस्कल डेफिसिट किसी भी अर्थव्यवस्था की, कि जो है वो गवर्नमेंट कितने घाटे में है। ठीक है ना, ये हमको समझ में आता है। तो फिस्कल डेफिसिट समझ में आ गया कि जितना भी गवर्नमेंट खर्च कर रही है उसमें से हम घटाना है हमको ऐसी प्राप्तियां जो उधार वाली ना हो। ठीक है ना, उधार का पैसा ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन। इसको समझना। देखो, ये गवर्नमेंट कब करती है, जैसे गवर्नमेंट को जो है वो फिस्कल डेफिसिट है 1,000 रुपए। तो फिस्कल डेफिसिट में खर्च भी तो कर रही। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या देखा हमने, कि गवर्नमेंट का कुल खर्च भी तो आ रहा है ना, कुल खर्च में से हम प्राप्तियां घटा रहे थे। तो गवर्नमेंट कुल खर्च में कहाँ कहाँ खर्च कर रही होगी, तो बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, पर कहीं ना कहीं जो लोन लिया है गवर्नमेंट ने उसका इंटरेस्ट भी तो पे कर रही है, तो उसमें भी तो गवर्नमेंट खर्च कर रही है। तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन, तो हम ऐसा पैसा उसमें से घटा देते हैं जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोन में जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके लिए पैसा खर्च कर रही है उसको घटा देते हैं। तो हमको वास्तविक में पता चलता है, रियलिटी पता चलती है कि कितना घाटा है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अभी जो गवर्नमेंट चल रही है उसके पहले वाली जो गवर्नमेंट थी उसने जो है वो किसी देश से लोन लिया है। ठीक है। और अभी वाली गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, उस लोन को पे कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि कितना इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट यानी कि 1,000 रुपए का है, और उसमें से गवर्नमेंट कितना जो है वो लोन का इंटरेस्ट पे करने में पैसा खर्च कर रही है, उसको जब हम माइनस करते हैं तो रियल में पता चलता है कि फिस्कल कितना हमारे पास डेफिसिट है, मतलब रियल घाटा कितना है, 600 रुपए का है। ठीक है ना, क्योंकि 400 रुपए तो हम उसी में खर्च कर रहे हैं, दूसरी चीजों में लोन जो इंटरेस्ट पे करने में ही हम पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब रियल घाटा हमारे पास कितना है, 600 रुपए का है। इसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, तो आप बार बार लेक्चर को सुनेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार में कई बार नहीं समझ में आता है तो आप बार बार उसको सुनना। इसके बाद आता है प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसका मतलब क्या होता है, जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से माइनस करेंगे हम अनुदान यानी कि ग्रांट्स जो कि गवर्नमेंट देती है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या करती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब उसने क्या करा, मध्य प्रदेश सरकार को 100 करोड़ रुपए अनुदान में दे दिए। अनुदान दे दिया मतलब वापस नहीं लेगी गवर्नमेंट। ठीक है ना, ग्रांट दे दिया उन्होंने एमपी गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, जो उनको 100 करोड़ रुपए मिले थे मध्य प्रदेश सरकार ने उसको उसकी रोड्स बना ली। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ने जो मध्य प्रदेश सरकार ने उसकी रोड्स बनाई, तो रोड क्या है, असेट है गवर्नमेंट के लिए, तो वो कोई घाटा तो नहीं है ना। तो इसलिए हम घाटे में से अनुदानों को घटा देते हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा। क्योंकि घाटा हम अनुदान को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है कि उस अनुदान के पैसे का यूज जो है ऐसी चीज में हुआ हो जिससे क्या हो, कैपिटल जनरेट हो रही हो, जिससे कोई ना कोई पूंजी बन रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, अनुदान को माइनस करते हैं। उसके बाद जो आता है वो होता है प्रभावी राजस्व घाटा। तो जितने भी ये डेफिसिट से, वो उसको आप बार बार 2-3 बार लेक्चर को सुनोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा
फिर उसके बाद आप अपने आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर किसी भी, जैसे मान लिया 2 नंबर में आ जाए कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, तो आपको अगर आपने अच्छे से समझा है तो अपने आप जो है वो उसकी डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। ठीक है। अब आता है ये राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई जाती है ऐसी फिस्कल पॉलिसी, हम क्यों बजट बनाते हैं। तो सबसे पहले इससे आर्थिक समृद्धि होती है। क्यों होती है आर्थिक समृद्धि? तो गवर्नमेंट जितनी भी सैलरी दे रही है, गवर्नमेंट जितने भी पेंशन दे रही है, ठीक है ना, गवर्नमेंट जितनी भी ग्रांट्स दे रही है, ठीक है, गवर्नमेंट जितना भी जो है वो कंस्ट्रक्शन करवा रही है, उससे क्या हो रहा है, उससे इकोनॉमी में डिमांड जनरेट हो रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है तो उनसे डिमांड बनेगी, डिमांड जनरेट होगी तो उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है, आर्थिक समृद्धि करना, उत्पादन में वृद्धि करेगी। वही है कि लोगों के पास पैसा है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो रोजगार का सृजन भी होगा। ठीक है ना। इसके बाद मूल्य स्थिरता लाने के लिए भी करती है गवर्नमेंट, राजकोषीय नीति बनाती है। संसाधनों का पुनर्वितरण, भाई गवर्नमेंट जो है उसको प्राप्तियां टैक्सेस से होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो जो अमीर है उससे ज्यादा टैक्स लेगी और उन पैसों को खर्च गरीब पे करेगी, तो संसाधनों का पुनर्वितरण करने के लिए भी राजकोषीय नीति आती है। विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होती है। गवर्नमेंट ने मान लो कि किसी कंट्री को जो है वो लोन दिया है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोन दे रही है तो उसका उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या करे, फॉरेन करेंसी के रूप में इंटरेस्ट मिला, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हो रही है। तो ये सब क्या है, राजकोषीय नीति के उद्देश्य होते हैं। ठीक है। अगर आपको अच्छे से ये जो बजट वाला है ना वो समझ में आ गया, तो अपने आप उद्देश्य भी लिख पाएंगे और उसके डेफिनेशंस भी लिख पाएंगे। अब राजकोषीय नीति 3 प्रकार की होती है। एक होती है विस्तारवादी, एक होती है संकुचनकारी और एक होती है उदासीन। विस्तारवादी नीति का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, पैसा ज्यादा खर्च कर रही है, गवर्नमेंट सरकारी व्यय को बढ़ा रही है, गवर्नमेंट ज्यादा सैलरी दे रही है, गवर्नमेंट स्टेट्स को ज्यादा अनुदान दे रही है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें करके गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, जिससे लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो सरकारी व्यय बढ़ा देती है गवर्नमेंट विस्तारवादी नीति में। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? तो जब इकोनॉमी में मंदी आ गई है, जब मंदी आ रही मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उनके पास डिमांड नहीं जनरेट हो रही, डिमांड नहीं जनरेट हो रही है तो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो इकोनॉमी एक प्रकार से रुक गई, मंदी आ रही है। तो उसको करने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कि लोगों के पास पैसा भेजने की कोशिश करेगी, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि करेगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। दूसरी होती है संकुचनकारी राजकोषीय नीति। संकुचनकारी राजकोषीय नीति का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट इसमें अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। कई बार क्या होता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन उतना हो नहीं पा रहा, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो अब गवर्नमेंट को उसको कम करना है। तो इसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, तो मुद्रास्फीति की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पैसे को कम, यानी कि सरकारी व्यय में कम कर देगी, मतलब जितनी वो सब्सिडी दे रही थी हो सकता है सब्सिडी कम कर दे। पहले अगर सिलेंडर में 300 रुपए की सब्सिडी दे रही थी, अब वो 100 रुपए की सब्सिडी दे, तो लोगों के पास पैसा कम बच रहा है ना। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, संकुचनकारी राजकोषीय नीति अपनाती है। तीसरी होती है उदासीन, मतलब इसमें ना तो बहुत ज्यादा व्यय करेगी गवर्नमेंट और ना ही बहुत ज्यादा व्यय को कम करेगी, मतलब स्थिर रखेगी, ठीक है ना, मॉडरेट रखेगी। तो इसे क्या बोलते हैं, उदासीन नीति। सामान्य आर्थिक दशा में जो है वो उदासीन राजकोषीय नीति अपनाई जाती है। इस प्रकार आज हमने राजकोषीय नीति को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो कराधान है, ठीक है, आगम क्या होता है, घाटा प्रबंधन क्या होता है, ये सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ये वाला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अगर आपका प्री निकलता है, नहीं निकलता है, आपको मेंस पढ़ना ही है, ठीक है, इसलिए आप अभी से उसको जो है वो, अगर आपका प्री नहीं भी निकल रहा है तो आप उसको अभी से पढ़ते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये जो पूरा कंटेंट है वो नोट्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको जो है वो पढ़ने में आसानी होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।